हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने आपको कंपनी लॉ स्टार्ट किया था। ठीक है, कंपनी लॉ में आपको क्या क्या पढ़ा दिया भाई। यहाँ तक आपको इनकॉर्पोरेशन, आपको कंपनी, ये सारा टॉपिक कवर करा दिए थे। ठीक है, इसमें आपको प्रोमोटर बताए थे। प्रमोटर एकदम सिंपल वर्ड में सारा सब कुछ हमने समझाया था। उसके बाद लॉ की लैंग्वेज बताया था। ठीक है, सिंपल वर्ड में ये बताया था, कोई भी पर्सन है यदि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराता है तो वो पर्सन आपका क्या बन जाएगा? प्रमोटर बन जाएगा। ठीक है ना। लेकिन वो पर्सन आपकी कंपनी में एक प्लेस पे नहीं मिलेगा कि आप जाकर के उसे जल्दी से आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है ना। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत सारे मतलब तरीके बताए हैं। आप क्या कर सकते हो, जाके एनुअल रिटर्न में चेक कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हो, या फिर वो पर्सन कंट्रोल करेगा क्या कंपनी को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है ना। वो चाहे शेयर होल्डर बन के, डायरेक्टर बन के, या अदरवाइज आर। ठीक है ना। क्या और क्या करेगा? इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, इन डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज accustomed। मतलब ये क्या है भाई? आपके एडवाइज को, ठीक है ना, आपके एडवाइस को, आपके डायरेक्शंस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानने के लिए एकस्टम्ड है। ठीक है ना। चलो, इन सिंपल टर्म्स पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर। देखो, सिंपल टर्म्स में देखो, जो हमने बताया वही बता रहा है। इट इज दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी। ठीक है, नेसेसरी स्टेप फॉर इनकॉर्पोरेशन। ये सारा सब कुछ आपको क्या है? प्रमोटर्स की आइडेंटिटी बताता है कि भाई आप ऐसे प्रमोटर को पहचान सकते हैं किसी की कंपनी में। ठीक है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के केस में हमने आपको बताया है। ठीक है, क्या क्या बताया भाई? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आपको हमने ये बताया कि यदि आप पब्लिक कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो 7 और मोर पर्सन चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी 2 और मोर पर्सन, 1 पर्सन कंपनी 1 पर्सन। ओके। चलो, उसके बाद इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी हमने स्टार्ट किया था और कंप्लीट भी करा दिए थे। ठीक है, तो इन कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के केस में सबसे पहला पॉइंट हमने आपको बताया था, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। ठीक है ना। कौन कौन इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है, ये हमने 7 पॉइंट में बताया था आपको। पहला पॉइंट क्या क्या बताया था भाई? आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। कौन कौन? एमओए एओए डॉक्यूमेंट्स को आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि साइंड किए जाएंगे सब्सक्राइबर के द्वारा। ये सारा मेमोरेंडम, ओके, ये दोनों मेमोरेंडम है, इनको आपके सब्सक्राइबर के द्वारा साइन करा के आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में हमने ये बताया था, अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज इंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कि देखो भाई, आप कंपनी ऐसे कोई भी पर्सन नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकता। ठीक है ना। उसके लिए किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो पर्सन डिक्लेरेशन क्या करेगा? डिक्लेरेशन देगा कि भाई हम जिस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने में हेल्प कर रहे हैं उस कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स क्या है? ट्रू एंड फेयर है। ठीक है ना। तो मतलब ये इसमें आपका कोई सीए होगा, ठीक है ना, या फिर कंपनी सेक्रेटरी होगा, या फिर कोई एडवोकेट होगा। तो ये लोग क्या करेंगे? डिक्लेरेशन देंगे, बताएंगे कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में जो भी पर्सन है कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं हमसे हेल्प लेकर के, वो सारे मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो, ये सारा सब कुछ करेंगे। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर इफ एनी इन द आर्टिकल स्टेटिंग दैट। मतलब कह रहा है डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ठीक है ना। सारे के सारे आपके सब्सक्राइबर क्या करेंगे? डिक्लेरेशन देंगे। ठीक है ना। किसके बारे में? एंड फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में। ठीक है ना। क्या क्या देंगे डिक्लेरेशन में? वो क्या नहीं होना चाहिए? ही इज नॉट कंसीव्ड ऑफेंस कनेक्शन विद द प्रमोटर प्रमोशन या फॉर्मेशन आर मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। मतलब कंपनी को क्या करने में, प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट करने में, कि कभी भी क्या नहीं किया, वो कन्विक्टेड नहीं है। ठीक है ना। ही हैज नॉट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बताना पड़ेगा? ही हैज नॉट फाउंड गिल्टी एनी फ्रॉड, मिसफिसेंस आर ऑफ एनी ब्रीच ऑफ द
ड्यूटी, मतलब कि उन्होंने क्या नहीं किया भाई, किसी भी प्रकार का फ्रॉड, मिसफिशेंस और एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया, ठीक है ना, कंपनी के अंदर प्रीवियस कंपनी ला या फिर किसी, ये आपकी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, मतलब जरूरी नहीं है कि आपका भाई क्या है ऑफेंस भाई दूसरी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग था तो नहीं आपको माना जाएगा, नहीं, किसी भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने ऑफेंस किया है लास्ट 5 ईयर्स में, तो आपको क्या नहीं मिलेगा, फर्स्ट डायरेक्टर या फिर आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन में क्या हो जाएगा भाई, इनकॉर्पोरेशन का जो स्टेप नंबर है ये आपका क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलो, तो आपका इनकॉर्पोरेशन रुक जाएगा, एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल विद द रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, मतलब ये कह रहा है कि उसके बेस्ट ऑफ नॉलेज में सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स क्या होना चाहिए जो आप आरओसी को फाइल किए गए हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंपनी के, ठीक है ना, वो करेक्ट एंड कंप्लीट है। एड्रेस देना पड़ेगा, अब देखो एड्रेस किसकी बात कर रहा है, आपको सारे सब्सक्राइबर की एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट डायरेक्टर का एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड पार्टिकुलर्स, ठीक है ना। चलो, कह रहा है ये द एड्रेस फॉर अ करेस्पोंडेंस टिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज स्टैब्लिश्ड। देखो, आप जब इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो इनकॉर्पोरेशन करते समय आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चूज किया जाता है, ठीक है ना, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस चूज करने से पहले ही आप क्या करो, एक अपना करेस्पोंडेंस एड्रेस प्रोवाइड कर दो, ठीक है, कंपनी को, सॉरी आरओसी को, आप करेस्पोंडेंस एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे तो बाद में क्या होगा, आपका जब रजिस्टर्ड ऑफिस स्टैब्लिश हो जाएगा तो फिर डॉक्यूमेंट सारे के सारे रजिस्टर्ड ऑफिस से रिसीव किए जाएंगे, डिलीवर किए जाएंगे। चलो, अब पार्टिकुलर्स की बात कर रहा है, पार्टिकुलर्स में बताया था हमने नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी किसका, आप यूरी सब्सक्राइबर का, जो कि मेमोरेंडम में सारे सब्सक्राइबर का नाम लिखा रहता है, ठीक है। यदि सब्सक्राइबर इंडिविजुअल है तो, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनके बारे में भी सारा सब कुछ आपको सेम टू सेम बताना होगा, क्या जो हमने अभी ऊपर बताया, ठीक है ना। फिर कह रहा पार्टिकुलर नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम्स एंड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब ये किसकी बात कर रहा है, ये डायरेक्टर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, सब्सक्राइबर की बात हो रही थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के केस में आप एक का क्या होता है, डिन नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसे भी चेक करना पड़ेगा। आप द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड सच अदर पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ द एंटिटी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। And the particulars of the interest of the person mentioned in the article as the first director of the company in other forms are bodies corporate along with their consent, देखो बेटा, एंड एक्ट एज ए डायरेक्टर, डायरेक्टर का कंसेंट वगैरह सारा सब कुछ पार्टिकुलर के साथ साथ, देखो कहाँ पे किसी और कंपनी में, देखो डायरेक्टर के किसी और कंपनी में इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट से रिलेटेड सारा सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और कंसेंट लेना पड़ेगा उन कंपनियों से कि भाई हमारे कंपनी में अब ये डायरेक्टर बनने जा रहा है पर्सन्स, सारा सब कुछ वो कंसेंट आपको, जो इंटरेस्टेड कंपनी है, मतलब समझो, ध्यान से देखो, क्या है, थोड़ा से आपको रियल लाइफ में अभी तक नहीं देखा तो डिफिकल्ट हो रहा होगा, समझो। क्या है कि जैसे कि आपके कंपनी में क्या है, ये कंपनी है, ठीक है, कंपनी में आपने फर्स्ट डायरेक्टर किसी को ऐड किया, ठीक है, अब वो डायरेक्टर किसी और कंपनी से क्या रखा है, इंटरेस्ट रखा हुआ है पहले से, ठीक है ना। द पार्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन अदर फर्म्स या बॉडी कॉर्पोरेट along with their consent to act एज ए डायरेक्टर, मतलब इस कंपनी से आपको क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा कि ये पर्सन हमारे कंपनी में एज ए डायरेक्टर वर्क करने मतलब जा रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का नॉन ऑब्जेक्शन एनओसी शो नहीं है, ठीक है ना, नॉन ऑब्जेक्शन एनओसी लेना पड़ेगा इनसे, ठीक है ना। द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। दूसरी कंपनी में डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो उनसे एनओसी लेना पड़ेगा, तभी आप फर्स्ट डायरेक्टर बन सकते हो हमारे कंपनी के, अदरवाइज नहीं बन पाओगे। पार्टिकुलर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म
in the provision shall be the individual subscriber are not the professional engaged in the incorporation of the company. चलो, प्रोफेशनल इंगेज इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी उसकी बात कर रहा है भाई, जो आपके जो सीए वगैरह जो हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब ये सारे पॉइंट आपके 7 पॉइंट जो है, मतलब देखो एक पॉइंट में आपके कितने पॉइंट थे, 7 पॉइंट थे। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब में एक एक पॉइंट और बहुत आसान। क्या कह रहा है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन रजिस्ट्रेशन। देखो, रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उससे सेटिस्फाई होने के बाद इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। चलो, अगर सर्टिफिकेट मिलेगा तो आप जानते हो उसमें अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारा का सारा रजिस्टर्ड ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स क्या किए जाएंगे, मेंटेन किए जाएंगे। चलो, आगे फिफ्थ पॉइंट पे क्या कह रहा है, यदि आप क्या करते हो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपने क्या किया, मतलब कि सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशन आपने आरओसी को फाइल किया या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, उसमें क्या है, फेल्स है, इनकरेक्ट है, या फिर सुप्रेशन है ऑफ मटेरियल फैक्ट। सुप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट के बारे में आपको पता है बेटा, ये क्या होता है, एक बार बता दो। सुप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट के बारे में पता है, बताओ बेटा। सर सुपरेशन ऑफ ऑफ मटेरियल मटेरियल। फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो, आपको फर्निशिंग ऑफ फेल से आर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन तो पता ही होगा, लेकिन सुप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट की बात कर रहा है, ये क्या होता है। हमने इसके पहले सेशन में भी इसको पढ़ा, मतलब कि आई थिंक नहीं ध्यान दिए थे। अभी ध्यान दे दिए हैं, क्योंकि भाई बताना चाहिए, क्योंकि इनकेस आपको कल पढ़ाना पड़ा तो फिर आपको सर दिक्कत हो। जैसे मटेरियल मटेरियल के अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो सब चीजें जैसे नहीं बताई गई और जैसे छिपा लिया गया। हाँ, वेरी गुड। मतलब सुप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट का मतलब ये है कि आपने क्या किया है, कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट था, मटेरियल फैक्ट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। मटेरियल फैक्ट को आपने छुपाया है, ठीक है ना। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त आपने कोई मतलब मटेरियल चीजें छुपाई है, ठीक है ना। चलो, तो इस केस में फ्रॉड का केस लग जाएगा 447, ठीक है ना। इफ एनी पर्सन फर्निश फेल्स इनकरेक्ट फर्निशेस एंड पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड सुप्रेसेस एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन विच ही इज अवेयर, मतलब वो क्या था, इससे अवेयर था, उसको पता था, इन एनी डॉक्यूमेंट्स फाइल विद द रजिस्ट्रार की, जो वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को फाइल कर रहा है उसमें क्या है, फेल्स या फिर इनकरेक्ट है कोई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। इस केस में उसे फ्रॉड के केस में सेक्शन 447 लग जाएगा। चलो, अब दूसरा केस क्या है भाई, आपने ये क्या था, एट द टाइम इनकॉर्पोरेशन आपको पता चल गया। अब क्या हुआ, फेल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी हो चुका, मतलब आपने फेल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। उसके केस में आपके सारे के सारे डायरेक्टर, सब्सक्राइबर, ये सारे लाइबल होंगे और फ्रॉड का केस भी लग जाएगा इसमें, ठीक है ना। चलो, तो इसको पढ़ लेना आ जाएगा। फिर आगे क्या करा, आर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल। भाई अब क्या होगा, आर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल आर्डर दे सकता है किसके लिए, कंपनी को। भाई कुछ भी आपने गलत काम किया, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करा लिया, तो अब भाई ये फ्रॉडलेंट एक्शन के केस में ट्रिब्यूनल क्या करेगा, भाई अगर उसे जो ठीक लगेगा वो कर सकता है, चाहे तो वो पास कर सकता है आर्डर, एज इट मे थिंक फिट, भाई उसे जो ठीक लगेगा, ठीक है। चलो, पब्लिक के इंटरेस्ट देखते हुए ही सारा काम होता है, ठीक है। डायरेक्ट डेट लाइबिलिटी ऑफ मेंबर शैल बी अनलिमिटेड किया जा सकता है, मतलब आपकी कंपनी है और कंपनी के केस में आप जानते हो आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन यदि आप ऐसा कोई फ्रॉड वगैरह करके अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हो, तो आपकी लाइबिलिटी क्या कर दी जाएगी,
अनलिमिटेड कर दी जाएगी। फिर कह रहा है डायरेक्ट रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर कंपनीज, मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड होता है उससे डायरेक्ट आपके कंपनी का नेम ही रिमूव कर दिया जाएगा। चलो, और आगे क्या है, पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी, या फिर ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। देखो आर लगा हुआ है बेटा, आर का मतलब है या तो वाइंडिंग अप कर दिया जाएगा, या तो फिर कंपनी के रजिस्टर से नेम ही रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर दी जाएगी। कोई एक करेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है सारा सब कुछ आप ही पे आप लगा देंगे, ठीक है। चलो, पास सच अदर ऑर्डर एज इट मे बी डीम्ड, बट बिफोर प्रोवाइडेड दैट का मतलब है यहाँ पे एक्सेप्शन है। ये क्या कहता है, कहता है कि आप ये सब करने से पहले पहले क्या करोगे, एक बार अपॉर्चुनिटी या बीइंग हर्ड प्रोवाइड करोगे, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने, ठीक है ना, उसे करेक्ट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक बार चांस देना पड़ेगा। द कंपनी शैल गिव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड in the matters. The tribunal shall take into consideration the transaction entered into by the company including the obligation. चलो, समझ में आ गया होगा भाई। एक ये पॉइंट आपका दे रखा है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, हमने बताया था स्पाइस प्लस फॉर्म के बारे में। मतलब कि अब सारा सब कुछ आप स्पाइस प्लस फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके ऑनलाइन ही आप अपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। एमसीए मतलब कि वेबसाइट पे जा करके ये डॉक्यूमेंट्स में सारा सब कुछ आपको फिल करना होगा इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, और आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। चलो, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं अब। देखो भाई, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने बता दिया था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मतलब कि जब आप अपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करा लेते हो तो आपका कंपनी क्या हो जाती है भाई, उस कंपनी के भाई मेंबर अलग, कंपनी अलग हो जाती है, ठीक है ना। या According to Section 9, from हाँ, the date of incorporation mentioned in the certificate of incorporation, the subscribers to the memorandum and all other persons who may from the time to time become of the company shall be a body corporate by the name contained in the memorandum. Such a registered company shall be capable of exercising all the functions of an incorporated company under this act and having perpetual succession with power to acquire, hold, and dispose of property, both movable and immovable, tangible and intangible, to contract and to sue and be sued by the said name. चलो एक सेकेंड रुक From जाओ। the date एक सेकेंड रुको बेटा। देखो ये क्या बोला, सेक्शन 9 आपका क्या कहता है कि इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के केस में जैसे ही क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, सारे के सारे सब्सक्राइबर ऑल अदर पर्सन क्या बन जाएंगे कंपनी के, बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, ठीक है, शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेन इन द मेमोरेंडम, ठीक है। सच रजिस्टर्ड कंपनी शैल बी कैपेबल एक्सरसाइजिंग, आपकी रजिस्टर्ड कंपनी क्या बन जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर दिस एक्ट, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, मतलब क्या कहने का, सारे के सारे जो हमने पहले स्टार्ट करते वक्त करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी बताया था ना, सब परपेचुअल सक्सेशन लग जाएगा, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, विद द पावर टू एक्वायर, मतलब कंपनी के पास पावर आ जाएगी एक्वायर करने को, मतलब क्या, प्रॉपर्टी को डिस्पोज आप करने के लिए, बोथ मूवेबल और इमूवेबल, चाहे आप लैंड की बात करें या बिल्डिंग की बात करें या फर्नीचर की बात करें, सारा सब कुछ क्या हो जाएगा, कंपनी क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है, ओके, टेंजिबल इंटेंजिबल भी कर सकती है। उसके बाद आपको देखो दे रखा है टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू सू एंड बाय एंड बी सूड बाई द सेड नेम, मतलब कंपनी किसी के ऊपर क्या कर सकती है, केस कर सकती है, और कंपनी के ऊपर कोई भी पर्सन केस कर सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा। yes sir. चलो आगे बढ़ो।
From the date of incorporation mentioned in the certificate, the company becomes a legal person separate from the incorporators, and there comes to an existence a binding contract between the company and its members as evidenced by the memorandum and articles of association. It देखो has ये perpetual existence and until it is dissolved by liquidation. dissolved by the liquidation or struck out of the register. A shareholder who buys share does not buy any interest in the property of the company, but in the certain cases, a writ petition will be maintainable by a company or by its shareholder. हाँ देखो क्या कह रहा है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस डेट से कंपनी आपकी क्या हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लीगल पर्सन सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम। देखो जैसे ही आपकी कंपनी क्या हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो उसी डेट से आपके कंपनी में एक सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या हो जाएगा, वो मतलब कि स्टेटस लग जाएगा, कंपनी सेपरेट हो जाएगी, मेंबर सेपरेट हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, चलो तो ये सारा कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन, इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस अंटिल इट इज डिजॉल्व बाय द लिक्विडेशन। मतलब ये मेंबर आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी का क्या रहेगा, परपेचुअल स्टेटस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वही कह रहा है। चलो आगे पढ़ो, इसको कह रहा है अ लीगल पर्सनालिटी इमर्ज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, and from that the moment the person subscribing to the memorandum of association and other person joining as member as regarded as a body corporate or a corporation aggregate and the, देखो ये क्या कह रहा है कि जैसे ही पर्सनालिटी इमर्ज हो जाएगी फ्रॉम द मोमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ कंपनी, एंड फ्रॉम अदर मोमेंट द पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, मतलब जो पर्सन मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर है एज अ, ठीक है, एंड अदर पर्सन ज्वाइनिंग है एज अ मेंबर एज रिगार्डेड बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन इन एग्रीगेट एंड the legal person being to function an entity, the company registration acquire and separate existence and law, and the law recognizes legal person separate distinct from its member। ये बता चुके हैं बेटा, जैसे आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी, कंपनी आपकी सेपरेट हो जाएगी मेंबर से। चलो इनमें इट में बी नोटेड दैट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कंपनी में परचेज शेयर ऑफ द अनदर कंपनी। वही चीज है भाई, जैसे एक कोई इंडिविजुअल पर्सन है किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते, वैसे ही एक आपकी कंपनी है, कंपनी एज ए इंडिविजुअल वर्क करती है। ठीक है ना, यहाँ पे वो किसी भी कंपनी के शेयर क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है कंपनी, एंड दस बिकम अ कंट्रोलिंग कंपनी। हाउएवर मेयरली बिकॉज अ कंपनी परचेज ऑल द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, इट विल नॉट सर्व एज अ mean of the putting an end to the corporate character of another company, and each company is a separate jurisdiction entity। चलो आगे, मतलब वही चीज है कि सारा सब कुछ होल्ड कर सकती है, शेयर भी परचेज कर सकती है, एज ए मतलब कि एज हैज बीन स्टेटेड अबव द लॉ रिकॉग्नाइजेस सच एज कंपनी एज अ juristic person separate and distinct from its members। The mere fact that the entire share of capital has been contributed by the central government, all its shares are held by the president of India and other officer of the central government, does not take any difference in the position of registered company, and it does not make any company agent either in the president or सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने पढ़ाया था आपको कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, उसमें बताया था कि कोई भी कंपनी के शेयर आपने होल्ड कर लिए तो वो कंपनी एज अ एजेंट का वर्क नहीं करेगी। ठीक है ना, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी क्यों ना हो। ठीक है, चलो इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की बात कर रहा है। एज पर सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड शैल बाइंड द कंपनी and the member thereof to the same exist of the respectively has been signed by the company and by each member, and the agreement to observe all the provisions of memorandum and the articles, all monies payable by the member to the company under the memorandum or article shall be debt due from his the him the company him to the company। देखो बेटा ये क्या कह रहा है
कि जितना आपका भाई आप कंपनी के मेंबर हो, आपने क्या किया होगा, कंपनी के भाई शेयर परचेज किए होंगे, शेयर ले रखे हो, तो आप लाइबल हो। ठीक है ना, जितना आप एग्री किए हो उतने के लिए आप लाइबल हो, कंपनी को पे करोगे। ठीक है, ये सारा सब कुछ बहुत ही आसान है, आप पढ़ लोगे। चलो आगे, अब हम नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में आपका एक टर्म है कैपिटल। ठीक है ना, ये कैपिटल को आपको समझना है। ठीक है ना, देखो अच्छे से समझ लो, अभी देखना मैच करोगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये आपकी कंपनी है। ठीक है बेटा, अब आप अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे भाई, शेयर इशू करोगे। शेयर इशू कर सकते हो। अब शेयर इशू करने के लिए भाई आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेयर्स होते हैं। जब शेयर इशू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, शेयर कैपिटल मिलेगा। सिंपल सी बात है। चलो, अब शेयर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं। इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो जब आप इक्विटी शेयर इशू करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी। ठीक है ना, जब आप प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। मतलब कंपनी में क्या आ जाएगा, अल्टीमेट कैपिटल आ जाएगी। ठीक है ना बेटा, कैपिटल आ जाएगी। तो ये कंपनी क्या करेगी बेटा, इस कैपिटल का यूज करके अपने कंपनी को क्या करेगी भाई, ग्रो अप करेगी। ठीक है, तो वही है। अब हम कैपिटल, अभी हमने बात किया केवल शेयर से रिलेटेड, भाई और बहुत तरीके होते हैं। चलो स्टार्टिंग में ध्यान से समझो। मान लो इस कंपनी की वैल्यू क्या है, 100 करोड़ है। 100 करोड़ है। ठीक है ना, अब पूरा का पूरा एक भाई मान लो कि दो चार लोगों ने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है। ये 100 करोड़ पूरी कंपनी किससे बिलोंग करेगी, ये चार जो फ्रेंड है कंपनी को इनकॉर्पोरेट किए हैं उनके पास। अब अगर इस कंपनी में अगर 10 रुपए आया तो ये चारों आपस में बांटेंगे। अगर 10 करोड़ आया तो भी ये चारों आपस में बांटेंगे। किसी बाहरी को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने कंपनी को और ग्रो करना चाहते हो तो ये आपके प्रॉफिट से आपकी कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अपने इस कंपनी का 100 करोड़ की जो आपकी कंपनी है इसमें लोगों को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब कि आपको शेयर इशू करना पड़ेगा। ठीक है ना, चाहे तो आप शेयर इशू करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, अपने कंपनी में हिस्सेदारी देना पड़ेगा। या फिर आप शेयर इशू नहीं करना चाहते हो, मतलब अपने कंपनी के शेयर नहीं देने चाहते हो, मतलब हिस्सा नहीं देना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हो कि भाई आप हमें कैपिटल दो दो और हम आपको कैपिटल के बदले क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो कंपनी क्या इशू करती है भाई, कंपनी इशू करती है, आपको डिबेंचर इशू करती है। क्या इशू करती है, डिबेंचर इशू कर देगी। डिबेंचर इशू करेगी तो आपको पता है इसमें क्या देना पड़ता है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। चलो ये डिबेंचर हो गए। फिर और क्या होता है बेटा, प्रेफरेंस शेयर होता है, इसमें भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। और बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं तो भी इसमें आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो भाई कंपनी के पास क्या आएगा, कैपिटल आएगी। देखो इस केस में तो शेयर आपकी कंपनी की हिस्सेदारी चली जाएगी। ठीक है ना, अब अगर आप पैसा कमाओगे तो आपने पब्लिक के बीच शेयर इशू कर दी है तो पब्लिक को भी प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो इस 100 करोड़ को आप बोलोगे, मान लो आपको लगता है 100 करोड़ पूरा का पूरा हमें पब्लिक के बीच नहीं देना, अभी हमें देना है 50 करोड़ केवल लोगों के, मतलब 50% ही पब्लिक के बीच हम शेयर देंगे, 50% हम होल्ड करेंगे। तो 50% ही इशू कर दो शेयर भाई। ठीक है ना, तो ये आपकी अथोराइज्ड कैपिटल है। क्या बेटा, कौन सी कैपिटल है, अथोराइज्ड कैपिटल है। ठीक है, अथोराइज्ड कैपिटल है। और ये अथोराइज्ड कैपिटल में जितनी कैपिटल आप क्या है इशू करना चाहते हो वो आपकी इशूड कैपिटल हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, अब इशूड कैपिटल में आपने पूरा पैसा नहीं मंगाया। मान लो आपको अभी पैसे, आपकी फेस वैल्यू है कितना, मान लो फेस वैल्यू है आपकी 10 रुपए। आपने 50 करोड़ को भाई कितने भागों में बांट दिया है बताओ भाई, 50 करोड़ के 50 लाख शेयर में भाग डिवाइड किया होगा। कैसे बेटा, जैसे ध्यान से समझो अच्छे से इसको। आपने क्या किया,
50% आप शेयर कैपिटल इशू करना चाहते हो, मतलब 50 करोड़ का, ठीक है ना। तो आपके पास इकट्ठा 50 करोड़ पैसा आ जाएगा, तो क्या करोगे भाई, जितना आपको पैसा काम है उतना पैसा मंगा लो, और जितना काम नहीं है, जैसे जैसे काम लगे वैसे वैसे मंगाते रहो। तो इसे बोलते हैं भाई, देखो, आपको मंगाना है 50 करोड़, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल है। भाई शेयर होल्डर जितना पे करेगा वो पेड अप कैपिटल होगा, ठीक है ना। पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथोराइज्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल, ठीक है ना। इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल्स होती हैं। बोलो, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? Yes, sir. समझ में आ गया? चलो, ओके। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल पढ़ो। The term capital has a variety of meaning. It's one thing to economists, another to accountants, and still another to businessmen and lawyers. In relation to a company limited by shares, the word capital means the share capital, that is, the capital or figure in terms of so many rupees divided into shares of fixed amount. In other words, the contribution of persons to the common stock of the company from the capital of the company, the proportion of the capital to which member is entitled is his share. A share is not sum of money, it is rather an interest measured by sum of money and made up of various rights contained in the contract. बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया इसमें? Yes, sir. हाँ, मतलब कि देखो भाई, शेयर में बहुत सारे राइट्स होते हैं। देखो, शेयर जब आप बाई करते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलता है, ठीक है। डिविडेंड भी मिलता है, उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है भाई, आपके शेयर में एप्रिसिएशन होगा, तो क्या मिलेगा भाई, आपको कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन भी मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा भाई, आपको कंपनी में वोटिंग पावर मिल जाएगी, वोट करने के लिए आप वोट कर सकते हो, वोटिंग पावर मिल सकती है, ठीक है। और आपको क्या मिल सकता है, आपको राइट्स मिल सकते हैं, किससे रिलेटेड, राइट्स ऑफ भाई बोनस शेयर, बोनस शेयर, ठीक है। और क्या मिल सकते हैं, बोनस शेयर के साथ साथ राइट मिल सकता है कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को केवल ही शेयर मिलते हैं, जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो दोबारा, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलते हैं शेयर, कोई बाहरी पब्लिक शेयर नहीं परचेज कर सकता, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा उसी को मिलेगा। तो ये बहुत सारे राइट्स होते हैं, जो कि अगर आप क्या करते हो, कंपनी के शेयर बाई कर लेते हो, तो ये सारे राइट्स आपको मिलते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा बेटा? Yes, sir. चलो, आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा, द इन द डोमेन ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस। कैपिटल भाई आपकी क्या है, सबसे पहले नॉमिनल एंड ऑथोराइज्ड कैपिटल है। इसे पढ़ो बेटा, हमने समझा दिया है अपने ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। अब लॉ की लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। Nominal or authorized or registered capital. This form of capital has been defined in Section 28 of the Companies Act 2013. Authorized capital or nominal capital means such capital as it's authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of the company. Thus, it is the sum stated in the memorandum as the capital of the company with which it is to be registered, बीइंग being the द मैक्सिमम अमाउंट। maximum amount which is authorized to raise by issuing shares and upon which it pays the stamp duty. It is usually fixed at the amount which it is estimated the company will need, including the working capital and reserve capital, if any. बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल? Yes, sir. हाँ, बिल्कुल सिंपल है। बस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये क्या होती है, आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होती है कंपनी की। जैसे हमने अपने एग्जांपल में लिया था 100 करोड़, ठीक है। वो 100 करोड़ आपकी ऑथोराइज या फिर नॉमिनल कैपिटल बन जाती है, ठीक है ना। उतना ही शेयर इशू कर सकती है कंपनी जितनी मैक्सिमम
ऑथोराइज शेयर कैपिटल है। ठीक है ना। मैक्सिमम अमाउंट विच इज ऑथोराइज टू रेज बाय इशूइंग शेयर, शेयर इशू करके आप उतने ही शेयर कैपिटल आप क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो जितनी मैक्सिमम आपकी ऑथोराइज कैपिटल होगी। एंड अपॉन विच इट पे द स्टैम्प ड्यूटी, और आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा, यूजुअली फिक्स्ड एट द अमाउंट विच इज एस्टिमेटेड द कंपनी विल नीड इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, रिजर्व कैपिटल इफ एनी। चलो, इशूड कैपिटल हमने बताया, ऑथराइज कैपिटल में जितना आप पब्लिक के बीच इशू करना चाहते हो, अपने शेयर, अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हो, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। पढ़ लो बेटा, फिर से समझ आ जाएगा ये भी। Issued capital. Section 250 of the Companies Act 2013 defines issued capital, which means such capital as the company issues from time to time for subscription. It is that part of authorized capital which is offered by the company for subscription and includes the shares allotted for consideration other than cash. हाँ चलो, एक बार ध्यान से सुनो बेटा, क्या कह रहा है। मान लो आपने क्या किया है, आपके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है 100 करोड़। अभी आपको पैसे की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है कि आप पूरा 100 करोड़ शेयर कैपिटल इशू कर सको। ठीक है ना। आप क्या करो, 50 करोड़ हिस्सेदारी दे दो लोगों को। ठीक है ना। 50 करोड़ के बदले आपके कंपनी में आ जाएंगे 50 करोड़ रुपीज। ठीक है ना। तो अब आपको टाइम टू टाइम जितना लगे उतना आप क्या करो, धीरे धीरे अपने कैपिटल को इशू कर सकते हो। ये देखो, टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, भाई सब्सक्रिप्शन के लिए ही तो इशू किया जाता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, ये देखो पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल है, सिंपल सी बात है। विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी फॉर सब्सक्राइबर, सब्सक्रिप्शन मतलब किसके लिए ऑफर किया जाता है, सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है ना। includes the share allotted for consideration other than cash। देखो, अब आपकी कंपनी भाई कैश के साथ साथ शेयर तो इशू करती ही करती है। ठीक है ना। मतलब कि क्या है, हमें कैश की जरूरत है, हम क्या करेंगे, शेयर इशू करके कैश रिसीव कर लेंगे। वेरी सिंपल बात है। अगर देखो, हमें किसी पर्सन की क्या जरूरत है, बिल्डिंग जरूरत है, किसी पर्सन की लैंड लेने की जरूरत है, तो भाई हमको उसे पैसा देना पड़ेगा, हम एज ए कंपनी। ठीक है ना। हमको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी लैंड या बिल्डिंग को एक्वायर कर सकते हैं बाय इशू ऑफ शेयर। हम उसको क्या दे सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं। वेरी सिंपल बेटा, क्या करेंगे हम, कोई भी उसकी असेट है, मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग लेना है, तो हमारे यहाँ कंपनी में क्या आएगी, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। उसके बाद भाई जो पर्सन से हम बिल्डिंग क्या करें, ले रहे हैं, उसे हम अपना क्या बना लेंगे, क्रेडिटर बना लेंगे। सपोज मान लो कि आपका एक कोई इंडिविजुअल पर्सन है जिसका नाम है राम, या फिर कोई कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड को हम अपना क्या बना लेंगे, क्रेडिटर बना लेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसे अपने कंपनी के शेयर इशू कर देंगे। कैश नहीं देना, सिंपल सी बात है। कैश देना होता तो क्या करते बेटा, सिंपल इसे क्रेडिटर नहीं बनाते, इसकी जगह पे क्या लिख देते, टू कैश या बैंक। वेरी सिंपल, एंट्री आपको आती होगी। चलो, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसे हम किस में दे रहे हैं, भाई बिल्डिंग ले रहे हैं शेयर के बदले। ठीक है। तो अब हम क्या दे देंगे, शेयर दे देंगे। तो एबीसी लिमिटेड टू शेयर कैपिटल। समझ में आया बेटा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। भाई आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल के साथ इशूड कैपिटल समझ में आया होगा भाई अच्छे से, एज पर शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा भाई। ठीक, इसे प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो, अच्छे से रीड करो, समरी बनाओ, तभी ये प्रॉपर याद रहेगा।